हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीएच क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और डी++ की एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने एक जनरल नॉलेज की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी 13 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज इसकी 14वीं क्लास है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रा एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है और इन एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो समय समय से आपको मिलती रहे। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू। जी हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 सरकार को किस बात का अधिकार देता था? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या। ये वर्नाकुलर एक प्रेस एक्ट जो था 1878 का, वो ये था कि इसने ब्रिटिश सरकार को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण रखने और सेंसरशिप लगाने का अधिकार दिया था, ताकि सरकार की जो भी नीतियां थी ना, उनकी नीतियों की आलोचना करने या फिर असंतोष फैलाने वाले लेखों को रोका जा सके। ठीक है। इसके तहत जो था, मजिस्ट्रेट को प्रकाशन रोकने, प्रकाशकों से बॉन्ड लेने और अपराध दोहराने पे प्रेस उपकरण जब्त करने का पूरा अधिकार था। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि मजिस्ट्रेट का जो फैसला होता था वो आखिरी फैसला होता था, जिसके बाद कोई अपील नहीं की जा सकती थी। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका बी, बिना मुकदमे छापा खाना जब्त करना। देखो साथियों, अभी मैंने इस पूरे क्वेश्चन के बारे में आपको बताया कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसमें ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जो मेन चीज़ होती थी वो ये होती थी कि बिना बिना मुकदमे के छापा खाना जो था वो जब्त हो जाता था। ठीक है, मेन कारण ये था, मेन चीज़ ये थी, बाकी बाकी चीज़ें भी थी। ठीक है। तो चलिए साथियों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। भारत सेवक समाज 1905 का मुख्य उद्देश्य क्या था? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 एम्ड प्राइमरली एट। तो सबसे पहले साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारत सेवक समाज था क्या। तो मैं आपको बता दूं, भारत सेवक समाज जो है ये एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी इसका गठन किसने किया। तो एक प्रश्न आपका ये बन गया, गोपाल कृष्ण गोखले जी। दूसरा प्रश्न ये बन गया कि कब की थी। तो ये हो गया आपका 1905 में। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये था क्या। तो मैं आपको बता दूं, पहले बात तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी हो जाएगा, राष्ट्रीय सेवकों का प्रशिक्षण। ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज का मुख्य उद्देश्य जो था वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना, सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना और सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एकजुट करके राष्ट्र एकता स्थापित करना था। ठीक है। तो राष्ट्रीय सेवकों का प्रशिक्षण करना ही इसका मेन उद्देश्य था। चलिए साथियों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। द इमीडिएट काज फॉर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज। असहयोग आंदोलन जो था, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, 1920 में चला था, याद रखिएगा। तो 1920 में जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसके वापस लेने का तात्कालिक कारण क्या था? देखो, कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तात्कालिक कारण जरूर होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो कारण बहुत सारे थे, लेकिन जो गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस था वो सबसे मेन तात्कालिक कारण था। इसी प्रकार से ये असहयोग आंदोलन को वापस लेने का तात्कालिक कारण क्या था? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, चोरी चोरा कांड हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन वापस लेने का जो तात्कालिक और मुख्य कारण था वो चोरी चोरा कांड था, जो कि फरवरी 1922 में, इसकी डेट याद रखना साथियों, मैं डेट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक एग्जाम में आया हुआ है। डी++ के टीजीटी एसएसटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि चोरा चोरी कांड किस तारीख को हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। सबसे पहले तो अब ये याद रखना चोरा चोरी कांड हुआ कब था। ठीक है। तो फरवरी 1922 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है ये जगह, जहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद में इस असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। हालांकि इसके बाद जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे, ये गांधी जी से नाराज भी हो गए थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पूछ के इस आंदोलन को शुरू किया।
और हमने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया। लेकिन जब वापस लेने की बात आई तो गांधी जी ने एकदम से इसको वापस ले लिया बिना किसी से विचार विमर्श किए। इसीलिए फिर 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपका कि स्वराज पार्टी जो थी इसकी स्थापना किसने करी, तो ये हो गया आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और अगर कब करी तो ये हो गया आपका 1930। तो देखो साथियों, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जीके पढ़ने का एक तरीका होता है कि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं आते। एक क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन है तो चारों के चारों आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे इसके बारे में कुछ कुछ नया होता है। तो इससे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं हमारे। ठीक है, चलिए साथियों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेहरू की लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को स्पष्ट करता है? चलिए बताइए जी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चौथे का बी, सेंट्रलाइज प्लानिंग विद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रलाइज प्लानिंग विद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यही वो चीज़ है जो कि जवाहरलाल नेहरू की लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को स्पष्ट करता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 पर। देखो साथियों, इस वीडियो में मैंने एक चीज़ और करी है आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सारे क्वेश्चंस वही होते हैं जो किसी ना किसी पुराने पेपर में आए हुए होते हैं। जैसे अब आप इसी प्रश्न को देख लो, ये प्रश्न आपका KVS PGT 2020 में आया हुआ है। तो साथियों इस सीरीज को बिल्कुल भी लाइट ना ले, सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं इसके अंदर जो किसी ना किसी पहले KVS NVS या DSSB के पेपर में या आपके SSC इन सब के पेपर में आए हुए हैं, CGL वगैरह में। ठीक है साथियों, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम भाषाई आधार पे कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर आपका C 1956 हो जाएगा। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन जो था ना साथियों, मैं आपको बता दूं ये 1956 में हुआ था, जो कि 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। ठीक है, भाषाई आधार, अच्छा एक क्वेश्चन को और बना दूं थोड़ा सा घुमा के, कि भाषाई आधार पे ये जो अधिनियम हुआ इसके तहत पहला राज्य कौन सा बना था? वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जो कि भाषाई आधार पे 1956 में बना था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कह दूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी जी 1953 में। ठीक है साथियों, पता होना चाहिए आपको, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी और 1956 में यह लागू हो गया था। और 56 में लागू होने के बाद जो पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अब थोड़ी सी और बातें बता दूं कि जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ तो उस टाइम पे शुरुआत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो साथियों 14 राज्य थे उस टाइम पे, याद रखिएगा आप लोग, 14 राज्य थे उस टाइम पे और 6 आपके यूनियन टेरिटरीज थे। ठीक है, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। चलिए साथियों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा था संविधान में, किसे कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा C, आर्टिकल 32। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 32, जिसको आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हो, को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पे सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाने और न्याय पाने का अधिकार देता है। अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो इस आर्टिकल के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में तीनों प्रकार की आपात स्थितियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और इस एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन में आपके सोल्व करवाऊंगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। प्रश्न हमारा ये है कि विच आर्टिकल्स कलेक्टिवली डील विद ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका A। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 3 प्रकार की आपात स्थितियाँ कौन कौन सी है। पहली है 352, अनुच्छेद 352, दूसरा है अनुच्छेद 356 और तीसरा है अनुच्छेद 360। याद करने का तरीका बता दूं, 4 का डिफरेंस है साथियों। ठीक है, 352 जो है ये हो जाएगी आपकी बाहरी, ठीक है, यानी कि राष्ट्र भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, दूसरी जो है ये आपकी 356 वाली, ये हो जाएगी आपकी आंतरिक, या फिर आप लोगों ने राष्ट्रपति शासन सुना होगा, वो यही है। और 360 वाली है आपकी वित्तीय। तो देखो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया
कि 352 जो अनुच्छेद है वो किससे रिलेटेड है, तो बाहरी आपातकाल या फिर राष्ट्र आपातकाल से। 356 जो अनुच्छेद है वो किससे रिलेटेड है, वो आंतरिक आपातकाल से है, जैसे कि राष्ट्रपति किसी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। और 360 जो है ये कौन से अनुच्छेद से है या किससे है, तो ये वित्तीय आपातकाल से है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों बता दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। अब मैं आपको बता दूं कि भाग कौन सा है, किस भाग में ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि भाग आपका 18 हो जाएगा। ये लो जी, इसी क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन हो जाएगा एक क्वेश्चन में से ही, कि कौन से भाग के तहत आपातकाल लगाए जाते हैं, भाग 18 के तहत। चलिए साथियों, एक क्वेश्चन और बना देता हूँ कि हमने जो ये आपातकाल अपने संविधान में लिए हैं ये किस देश से लिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी से। जर्मनी के वाइमर जो था आपका, वाइमर गणराज्य का जो संविधान था उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने ये आपातकाल लिए थे। तो देखो साथियों, 1% से ही आपके 5% तैयार हो गए हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। नीति आयोग योजना आयोग से किस प्रकार भिन्न है। जो आपका नीति आयोग है ये योजना आयोग से किस प्रकार भिन्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया जाता है, इसीलिए योजना आयोग से भिन्न है। नीति आयोग के बारे में मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ था। इसके बारे में और बता दूं कि नीति आयोग से पहले इसको योजना आयोग बोलते थे, और ये जो योजना आयोग जो था ये आपका 1950 में लागू हुआ था, जिसके तहत भारत में पंचवर्षीय योजना शुरुआत करी गई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू करी गई थी, 1951 से लेकर 1956 के तहत। अच्छा, इन योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, तो भाई साहब जो भी प्रधानमंत्री होगा उस जमाने में, जब भी कोई भी योजना आयोग स्टार्ट होगा, जब भी कोई पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी, उस समय जो भी प्रधानमंत्री होगा वो डायरेक्टली योजना आयोग का प्रधानमंत्री जो था वो योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाता था। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर। भारत में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, रिमूविंग लाइसेंस परमिट राज। लाइसेंस परमिट राज को हटाने जा ही उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए साथियों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका देखो एसएससी CHSL 2020 में आया हुआ है। क्या है ये क्वेश्चन, कि ब्रेग्जिट किस देश के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने को दर्शाता है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी ब्रेग्जिट, ये ब्रेग्जिट क्या है, तो मैं आपको बता दूं यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे जो देश हैं मिलके इसके अंदर है, और एक देश जब इससे अलग हुआ था तो ब्रेग्जिट जो था, एग्जिट देखो ब्रेग्जिट यानी कि एग्जिट, तब ये टर्म सामने आया था। वो देश कौन सा था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन भी बोल सकते हो आप इसको। यूनाइटेड किंगडम जो है वो ब्रेग्जिट के तहत यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। द कोल्ड वार्स करेक्टराइज वाई, शीत युद्ध की मुख्य विशेषता क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए। देखो शीत युद्ध क्या है, देखो मैं आपको बताऊं 1939 से लेकर और 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसके बाद जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ ना, आपका शीत युद्ध शुरू हो गया था, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। 1945 से लेकर और आपका 1991 तक चला था ये शीत युद्ध। अब ये किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था साथियों आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूएसएसआर सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, आज रूस बोलते हैं। 1945 में शुरू हुआ था, 1991 में खत्म हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था यह शीत युद्ध। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि इसकी विशेषता क्या थी, इस साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, आइडियोलॉजिकल राइवलरी। शीत युद्ध में आपको बता दूं कि कोई अस्त्रों शस्त्रों की लड़ाई नहीं थी, यह केवल एक वैचारिक मतभेद था, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा हराने की कोशिश करता है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका 12th क्लास के एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है ये, पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें शीत युद्ध को बहुत अच्छे से बताया गया है। और शीत युद्ध में क्या था कि जो अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन करता था, और जो रूस था वो साम्यवादी विचारधारा को समर्थन देता था। ठीक है, भारत इसमें से किसी में भी नहीं था। भारत 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत तीसरे कंट्रीज जो था, तीसरे वर्ल्ड की कंट्रीज में शामिल हो गया था। चलिए साथियों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 1975 से 77 की आपात स्थिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित की गई थी। द पीरियड ऑफ इमरजेंसी 1975 से 77 वाज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल। तो देखो सबसे पहली बात आ गई ना यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया कि कौन से आर्टिकल के तहत बाहरी जो थी वो लगाई जाती है, राष्ट्रीय जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 12वें का ए, आर्टिकल 352। ठीक है,
अच्छा, लगाया किसने था? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखिएगा दोस्तों। देखो, एक प्रश्न से ही कितने सारे प्रश्न बनाता हूँ। जीके तो नाम ही इस चीज का है कि एक प्रश्न से ही कितने प्रश्न बनते हैं। आपातकाल लगा कब था? पहला क्वेश्चन 1975 से 77 के बीच में। लगाया किसने था जी? इंदिरा गांधी ने। उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये भी मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है साथियों, तो इन्होंने लगवाया था, इंदिरा गांधी ने इनसे कह के लगवाया था। ठीक है, तो 1975 से 77 के बीच भारत में घोषित आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, ठीक है, के तहत घोषित किया गया था, जिसका आधार आंतरिक अशांति था। ठीक है, और बाद में फिर संविधान में चेंज करके ना इस आंतरिक अशांति को चेंज करके एक वर्ड जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है साथियों, सशस्त्र विद्रोह। क्या था ना कि लोगों ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी जी ने ये जो आपातकाल लगाया ये काफ़ी गलत लगाया, क्योंकि आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इसका कारण आंतरिक अशांति बोला था। क्या बोला था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। लेकिन बाद में संविधान में इसमें चेंज करके कहा गया कि ऐसा आपातकाल दोबारा ना लगे, इसीलिए जब तक सशस्त्र विद्रोह ना हो जाए तब तक आपातकाल नहीं लगेगा। तो संविधान में ये चेंजेस हुए थे। तो साथियों, एक प्रश्न को पढ़ने के तरीके ऐसे होते हैं कि एक प्रश्न से ही 5 प्रश्न हमारे रेडी हो जाते हैं। प्रश्न जो होते हैं ना वो कभी भी बाहर से या आसमान से टपक के नहीं आते, एक प्रश्न से ही निकलते हैं, दूसरे प्रश्न से आते हैं, टॉपिक सेम ही होते हैं। तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और सारी जो उस टॉपिक से संबंधित जानकारी है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए साथियों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। हरित क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? तो साथियों, हरित क्रांति का प्रमुख परिणाम आपका हो जाएगा ए, रीजनल इम्बैलेंस। देखो, ये बात तो सच है कि हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया था। ठीक है, लेकिन इसका एक जो नकारात्मक परिणाम था वो ये था, रीजनल इम्बैलेंस। क्या हुआ था कि आपका जो पंजाब है ना, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया, ये तो समृद्ध हो गए साथियों, और बाकी जो है जैसे आपका बिहार हो गया या फिर आपका साउथ हो गया, साउथ इंडिया, ठीक है, आपका साउथ इंडिया, तो ये एक एक प्रकार से दो हिस्सों में बट गया। इसका हरित क्रांति का असली बेनिफिट जो है ये पंजाब और हरियाणा को मिल गया, और बिहार और साउथ इंडिया जैसी जो स्टेट्स हैं इनको इसका बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, तो ये इसका एक नकारात्मक परिणाम था। चलिए साथियों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो बताओ साथियों, किस पर बल देती है? साथियों, कमेंट भी किया करो वीडियो को देखते देखते, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये प्रश्न KVS TGT 2023 का जो हुआ था पेपर, उसमें आया था, एक डिपार्टमेंटल पेपर हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए। जिस चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसी चीज़ के अंदर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो इसका प्रश्न हो जाएगा बी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे। देखो, रोट लर्निंग पे तो बिल्कुल भी नहीं देती, रटने पे बल तो कभी भी नहीं देती, सेंट्रलाइज करिकुलम भी नहीं, सरकार मानती नहीं सेंट्रलाइज करने के लिए, वो चाहती है कि अलग अलग तरीके से देखे, और एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो जाएगा। चलिए साथियों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स? आप लोगों ने यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसके बारे में सुना होगा। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, 5। देखो साथियों, एक प्रश्न से ही 5 क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ आपको। पहला प्रश्न, जो आपका यूएनओ है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई आपकी 1945 में। ठीक है, डेट बता दूं, 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न नंबर 2, भारत इसका सदस्य कब बना? भारत इसका बना सदस्य जी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना। तीसरा, यूएनओ के कितने अंग होते हैं? यूएनओ के 6 अंग होते हैं। चौथा, जो क्वेश्चन है आपका कि जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों, 5 तो इसमें स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। पता होना चाहिए आपको। अगली बात, ये जो 10 अस्थायी सदस्य है ना, ये हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं, हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। लेकिन 5 जो स्थायी सदस्य हैं ये इसके फिक्स है। कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं? नंबर 1 हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, नंबर 1 इसका अमेरिका है। दूसरा है इसका रूस। तीसरा हो जाएगा आपका चाइना। चौथा हो जाएगा आपका फ्रांस।
और पांचवा हो जाएगा इसका ब्रिटेन। तो साथियों ये 5 देश जो है वो यूएनओ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया मैंने आपको, जहां पर आपको लिख दिया ना प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब शुरू हुआ, यानी कि नियोजित, योजित, योजित मीन्स योजना आयोग। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये आपका 1951 से लेकर 1956 के बीच में लागू हुआ था। ठीक है, कृषि पर आधारित था ये मॉडल, ये भी देख लो। ठीक है, कृषि पर ये आधारित था और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर। भारत की पहली G20 अध्यक्षता का थीम क्या था? इंडियाज फर्स्ट G20 प्रेसिडेंसी थीम वाज, तो क्या थी जी? तो 17 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है साथियों, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ आपको, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम की। ठीक है, चलिए साथियों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, करंट अफेयर का भी लगा लो, चाहे से हिस्ट्री का लगा लो, चाहे पॉलिटिकल का लगा लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतदान आयु 18 वर्ष कब करी गई थी? मतदान आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई थी? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज टू 18 ईयर? पहले क्या था ना, वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती, लेकिन बाद में घटा के ये 18 कर दी गई। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत ये करी गई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है साथियों, कब हुआ था ये मैं आपको बता दूं, आपका 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। उससे पहले ना वोट देने की जो उम्र थी वो 21 साल थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत 21 साल की जो वोट देने की उम्र घटा के 18 साल कर दी गई, और अब 18 साल का जो भी लड़का या लड़की, जो भी एक वयस्क नागरिक है भारत का, वो वोट दे सकता है। तो वो इसी के तहत हुआ था। चलिए साथियों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो साथियों एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ है, यूनेस्को है, आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वर्ल्ड बैंक है, और बहुत सारी चीज़ें है कि किस चीज़ का मुख्यालय कहाँ पे है। यूएनओ का पैसा 2 ही जगह है, एक आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा वर्ल्ड बैंक। तो जब कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। क्यों? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, और इस क्वेश्चन को आप ऐसे याद कर लो कि अमेरिका ने पैसा जो है वो अपने पास रखा हुआ है। बाकी चीज़ें इन्होंने जिनेवा में भी शिफ्ट की हुई है, किसी किसी चीज़ का मुख्यालय जिनेवा में है, कहीं पे बर्लिन में है, ठीक है, कहीं का और कहीं पर है, लेकिन पैसा जो है वो अमेरिका ने, यूएनओ का सारा अपने पास रखा हुआ है। इस तरीके से याद कर लो। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। चलिए साथियों आगे चलते हैं, और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न जो है वो ये है, चंद्रयान 3 मिशन की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? चंद्रयान 3 मिशन अचीव्ड विच माइलस्टोन? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा साथियों, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल। ठीक है, जो 23 अगस्त को हुआ था, ये मैं आपको बता दूं, देखो एक प्रश्न से ही कितने प्रश्न बनाते हैं अपन, कि 23 अगस्त को हुआ था ये, 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन जो था ये था। अच्छा ये जो लैंड किया, जहां पर लैंड किया उस लैंडिंग पॉइंट को क्या कहा गया? शिव शक्ति पॉइंट। देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे, शिव शक्ति पॉइंट। ये शिव शक्ति पॉइंट क्या है भाई? जहां पर आपका चंद्रमा में चंद्रयान 3 ने लैंड किया था, उस लैंड करने की जगह को इंडिया ने शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है। दूसरा, लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम था जी विक्रम। विक्रम इसके लैंडर का नाम था। रोवर का नाम क्या था जी? अगर आपसे इसके रोवर का नाम पूछ लूँ तो रोवर का नाम होगा जी प्रज्ञान। प्रज्ञान इसके रोवर का नाम था। ठीक है, और इसकी जो विशेषता थी वो क्या थी? वो ये थी कि सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही बेहतरीन 20 प्रश्न जो जीके के किए हैं, जो कि पिछले पेपर में आए हुए थे, उन सारे क्वेश्चन को किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ये सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।